है आपका योर स्टॉक्स पे। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और मुंबई स्टूडियो से विश्वमोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए अब इस शो में आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। लेकिन शो शुरू करने से पहले क्विकली एक मार्केट चेकअप ले लेते हैं। विश्वमोहन बताइए, इस वक्त मार्केट की क्या हालात हैं, किस तरह का ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है? बाजार में कारोबार दिख रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो 17,350 के इर्द गिर्द ही निफ्टी शुरुआती कारोबार से ही घूम रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ हल्की तेजी सिर्फ दिख रही है, 40,600 के ऊपर निफ्टी बैंक। और लेकिन सपोर्ट कहां से मिल रहा है? ओएनजीसी निफ्टी 50 में देखिए तो ओएनजीसी में आज जबरदस्त तेजी है। क्रूड के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। 4% ऊपर है। हीरो मोटो 3% की तेजी यहां पर दिख रही है। मारुति सुजुकी पूरी ऑटो सेक्टर में अच्छी रफ्तार है। आयशर देखिए 2.5% ऊपर है। बजाज ऑटो 2.25% ऊपर है। अच्छे जो ऑटो नंबर्स है उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। लेकिन दबाव कहां से दिख रहा है? तो दबाव क्रूड के दाम बढ़ने का दबाव बीपीसीएल पर है। करीब करीब 3% नीचे कारोबार कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी दबाव है। करीब करीब 1.25% की गिरावट यहां दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर दबाव है। टेक महिंद्रा पर दबाव दिख रहा है। तो ये बाजार की कुछ इस तरह की चाल फिलहाल दिख रही है। पूजा, ऑलराइट, तो बाजार इस वक्त देखें तो सपाट कारोबार दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी सपाट ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो 17,360 के आसपास निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और मार्केट का सेटअप भी हमने देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो इस वक्त हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इस माहौल में आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9167329108। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे, इस वक्त मार्केट का जो सेटअप है वो कैसा लग रहा है आपको? अप्रैल सीरीज की शुरुआत भी हो चुकी है, काफ़ी सारे इवेंट्स भी हमने देखा ग्लोबली हुए हैं, उसका की असर हम मार्केट पर देख ही रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना चाहिए? आज तो सपाट है लेकिन इस वक्त जो मार्केट दिखाई दे रहा है, क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है या फिर ऊपरी स्तरों से आपको थोड़ी बिखवाली नजर आ रही है? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट तो ये जरूर है, क्योंकि हमने देखा हर बार जब भी करेक्शन आ जाता है नीचे के लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉक्स वहां से बाउंस बैक कर देते हैं। तो बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट तो जरूर है। लेकिन फिलहाल जो करंट लेवल्स हैं 17,350 17,400 जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे इस मार्केट में बड़ा सा रेजिस्टेंस बनता है। तो दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो है कि हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एक बड़ा सा उछाल देखने को मिला था, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और एक मार्केट में तेजी वाला ट्रेड भी देखने को मिला। तो जिस तरीके से मार्केट एक गैप छोड़ के ऊपर भागा है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। इमीडिएट यहाँ से अपसाइड नहीं देखने को मिलेगी वो गैप की वजह से। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा, ये ट्रंकेटेड वीक है, 3 ही ट्रेडिंग डेज है, 2 दिन मार्केट बंद है, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो इसलिए वो एक रीजन है कि जिससे पार्टिसिपेशन कम रहेगा मार्केट में। प्लस तीसरा है कि क्रूड में जिस तरीके से एक उछाल देखने को मिला है, तो वो एक मार्केट के लिए प्रेशर बना रहेगा। तो ये 3 पॉइंट्स है मार्केट के लिए फिलहाल सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को पॉन्डर करने के लिए। ये करंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी जरूर है, लेकिन जो सारे स्टॉक्स जिस तरीके से ऊपर भागे, तो मुझे लगता है कि आज के दिन तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, मोर और लेस एक फ्लैट काइंड ऑफ ट्रेड रहेगा, लेकिन बायस ऊपर की तरफ वीकनेस का रहेगा। इस तरीके का आज का ट्रेड है। वेडनेसडे मुझे लगता है कि यही लेवल्स के आसपास ट्रेड करते रहेगा। तो ये वीक पूरा मुझे लगता है कि अगर रेंज की बात करें तो 17,200 और 17,600 इस तरीके का रेंज बन सकता है मार्केट के लिए। ओके, तो ये व्यू निफ्टी को लेकर है। लेकिन चलिए अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, मुस्कान है उज्जैन से। मुस्कान, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मेरा फिनोलेक्स केबल पे सर 805 रुपए की खरीदारी पे 150 शेयर है सर। ओके, और हाँ, और भी कोई शेयर है आपके पास मुस्कान? जी 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 सर, ECMI ट्रिप के सर 47 रुपए 47 के भाव पे।
ओके, यानी 2 शेयर है, फिनोलेक्स केबल है 150 शेयर है 805 के भाव पे, ईज माई ट्रिप है 3000 शेयर है 47 रुपए के भाव पे। मुस्कान, आपने ये ट्रेडिंग के लिए लिया है या इन्वेस्टमेंट का व्यू है इन दोनों ही शेयरों जी में? सर, 6 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, रवि जी, इन्वेस्टमेंट का व्यू है इनका। फिनोलेक्स केबल 805 रुपए के भाव पे, 47 रुपए के भाव पे ईज माई ट्रिप। हालांकि पिछले 5 दिनों से रिकवरी भी अच्छी दिख रही है, 40 के नीचे जाने के बाद यहाँ पर रिकवरी दिख रही है। इन दोनों ही काउंटर में क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है इनका। देखिए, सबसे पहले तो फिनोलेक्स केबल की बात कर लें अगर मिशुमान जी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी यहाँ पर एक अच्छी दौड़ दिखा सकता है। और ओवरऑल अगर टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिनोलेक्स केबल में चूंकि आगे डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी कि ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रांग है यहाँ पर बुक, और चार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको फिनोलेक्स केबल अभी फिलहाल कंटिन्यू रखना चाहिए। अपसाइड टारगेट करीब 950 और 980 के देखने को मिल सकते हैं। ईज माई ट्रिप की जहां तक बात है, देखिए ये जरूर है कि 44 का लेवल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जब तक 50 के ऊपर नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम अभी फिलहाल तो गेन नहीं करेगा, और जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो थोड़ा सा यहाँ पर अभी रुका हुआ सा रहेगा। तो आपके लिए ऑप्शन होगा कि आप अगर ईज माई ट्रिप पे हैं तो आप बेटर हो। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तेजी से रिटर्न्स चाहिए, तो डीसीबी बैंक की तरफ आप मूव कर जाए, वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। फिलहाल ईज माई ट्रिप से यहाँ पर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ईज माई ट्रिप से निकलने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। उसके सामने डीसीबी बैंक ज्यादा बेहतर लग रहा है, उस पर आप नजर रख सकते हैं। 2% ऊपर कारोबार भी कर रहा है स्टॉक। आगे बढ़ेंगे। ट्विटर पर सवाल हमें भेजा है प्रदीप से। प्रदीप जी ने पुणे से हैं ये, और नवकार कॉरपोरेशन पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स इन्होंने 61 रुपए के भाव पर एंट्री की हुई है। काफ़ी सारे सवाल हमें इस स्टॉक को भी लेकर आते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पर लेके काफ़ी सारे ट्रेडर्स फंस चुके हैं। अब वो लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे। एक समय था कि 90 तक के लेवल्स भी देखने को मिले थे स्टॉक में, लेकिन तब से हम देख रहे हैं कि चार्ट्स में गिरावट का ही ट्रेंड है। मंदार, आप ही सजेस्ट करिए। वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, 1000 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है, और 61 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है। प्योर ट्रेडिंग का ही नज़रिया इनका नज़र आ रहा है, ऐसा जान पड़ता है। तो क्या करें इसमें? अभी निकल जाएं? ये स्टॉक क्या सही है बने रहने के लिए, या फिर एक तेज़ी के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? पूजा जी, देखिए आज तो नवकार कॉर्प में बढ़िया सा मूव दिख रहा है, 6% ऊपर है, वॉल्यूम्स भी बहुत तगड़े ट्रेड कर रहा है। और इसमें पॉजिटिव एक बात यह है कि 44 का जो एक सपोर्ट लेवल इस स्टॉक में बना है, ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 42 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए, 42 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। अब ये जो करंट स्ट्रेंथ है, ये इस स्टॉक को ऊपर में 69 के लेवल्स तक ले जा सकती है। 69 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर में 85-90 रुपीज का टारगेट हो सकता है। तो पहला तो 69 और बाद में 85-90 ये लेवल्स वॉच कर सकते हैं। 42 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। देखते हैं आगे किस तरीके से ये अगर मोमेंटम चलता है तो मैंने जो अभी लेवल्स बताए वो लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ओके, यानी नवकार कॉर्पोरेशन 42 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। बड़ी तेजी की संभावना भी बन रही है, लेकिन जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ अल्पना है जयपुर से। अल्पना, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने इन्फोसिस लिए हुए हैं 80 शेयर 900 की कॉल से। तो मतलब वैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, और इसीलिए काफी ऊंचा बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन अब आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सर क्या करें? कितना टाइम आप दे सकते हैं? पूरा टाइम फ्रेम क्या है? हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है, लेकिन कब तक रुक सकती हैं आप? हाँ, 3-4 साल रुक सकते हैं। ओके, यानी लंबी अवधि का नजरिया है। रवि जी, लंबी अवधि के लिए इन्फोसिस को होल्ड करना चाह रही है। ओवरऑल आईटी सेक्टर का आउटलुक क्या है, और इन्फोसिस खासकर क्या लग रहा है 3 से 4 साल में कहां तक जा सकता है? कितने % रिटर्न की उम्मीद कर रही हैं? देखिए मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, प्रेशर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो संकट के बादल है वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यहां से अगर मार्केट को परफॉर्म करना है तो 2 से 3 सेक्टर को चलना जरूरी है। पहला आईटी सेक्टर है, दूसरा बैंकिंग है, और चौथे की तरफ जाएं तो ऑटो सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि आप लीडिंग स्टॉक्स को लेकर रखा हुआ है। 900 एक अच्छा लेवल है, और
मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक ये एक बार वापस से 1950 से 2000 की सीरीज तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहिए, छोटे मोटे स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़िए। जैसे कि बहुत से यहाँ पर इस समय स्टॉक्स ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन में है, लेकिन फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं होते। कंपनी स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म पे अगर विजन है और आपको लंबी अवधि के लिए रिटर्न चाहिए तो मुझे लगता है इन्फोसिस में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। इन्फोसिस में आपका नजरिया भी लंबे समय के लिए है और आईटी स्टॉक में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है जहां पर कि आप बेट कर सकते हैं इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फेसबुक के जरिए सवाल आया है हमें धर्मेंद्र जी का। इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 213 शेयर 56 के लेवल्स के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है और इनके लेवल के पास में ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है इस वक्त। हल्का नीचे है लेकिन हाल फिलहाल की ही खरीद इनकी लग रही है। मंदार क्या सजेस्ट करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन स्तरों पर कैसा लग रहा है और अगर कोई स्टॉप लॉस भी आप इनको सुझा पाए तो? पूजा जी देखिए, इस स्टॉक का अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं, यानी लिस्टिंग से अब तक का अगर मैं चार्ट देखता हूं और सारे अगर टॉप्स ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं तो 62 63 के लेवल्स पे इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बनता है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। और ये रेजिस्टेंस जो है ये पिछले 6-7 सालों से रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें एक बड़ी मूव आनी हो, कोई इन्वेस्टर को इसमें अगर एक बड़ा सा मुनाफा अगर इसमें देखना हो तो ये 62 63 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए। यानी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही करना चाहिए, पहली बात ये है। अब इनकी जो खरीदारी है ये हाल ही की लेवल्स की है तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखिए 51 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ऊपर में अगर चलता है तो रिव्यू कीजिए 62 63 अगर ये फिर से एक बार अप्रोच करता है तो वहां पे रिव्यू कीजिए, फिर से एक बार पूछिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए अगर किसी को अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करनी हो तो 62 63 का लेवल जब भी ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ उसके बाद ही करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि 51 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 62 का लेवल ब्रेक हो सकता है, फिर एक डिसाइसिव मूव वहां पर देखने को मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ विजय हैं पटना से। विजय जी पूछिए क्या सवाल है। हाँ सर, जमुना ऑटो के 200 शेयर हैं 105 रुपए पे, क्या करना है? ओके, क्या भी हो, कितने समय तक आप रुक सकते हैं इस शेयर के साथ? 2 साल। ओके, 2 साल का आपका नजरिया है, इन्वेस्टर हैं। रवि जी क्या करना चाहिए? जमुना ऑटो 2020 की जो गिरावट थी कोविड वाली उसके बाद से तो लगभग 4 गुना हुआ था, लेकिन 5-6 महीने से एक दायरे में ही घूम रहा है। क्या लग रहा है यहाँ से जमुना ऑटो में? बिल्कुल आपने विश्वनाथ जी सही कहा। देखिए ये सब स्टॉक्स जो है वो धीरे धीरे करके चलते हैं, कंसोलिडेशन में रहते हैं, बहुत दिनों तक बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देते, लेकिन जब मूव आता है तो यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए 94 95 एक ऐसा लेवल है जो कि एकुमुलेशन बाइंग, फ्रेश बाइंग के लिए काफी अच्छा है। जहां तक टारगेट की बात करें वापस से ये एक बार को 112 115 के टारगेट लॉन्ग टर्म पे दिखा सकता है। और अगर जैसा इनका नजरिया अगर ये 2 साल 3 साल के हिसाब से रखें तो 145 150 तक के, तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। थोड़ा सा एकुमुलेशन करिएगा, लेकिन 94 95 के पास घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रखिए इस स्टॉक को। ओके ठीक है, तो जमुना ऑटो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। 2% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। इस बीच देखिए एक एक करके बैंकिंग अपडेट आ रहे हैं। Q4 के अपडेट तमाम बैंक जारी कर रहे हैं। सुबह हमने आपको CSB बैंक के बारे में बताया था, कर्नाटका बैंक के भी आए थे और अब करूर वैश्य बैंक के चौथी तिमाही के अपडेट आए जिसमें कि कुल डिपॉजिट जो है वो करीब यहाँ पर 766 बिलियन के आसपास आई है कुल डिपॉजिट। तो यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिली है और कुल एडवांसेस अगर देखेंगे तो 640 बिलियन के आसपास नजर आ रहा है। जब नंबर्स आए हल्के कमजोर दिखाई दे रहे हैं जिसके चलते 2% नीचे इस वक्त स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। जैसे ही नंबर आए हैं एक डिप आया है स्टॉक में। करूर वैश्य बैंक अब धीरे धीरे 2% नीचे आ चुका है। मंदार जिनके पास हो ऑलरेडी करूर वैश्य बैंक, क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? अभी एक डिप आया है, जैसे चौथी तिमाही के अपडेट आए बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए? और मिड कैप स्पेस में अब एक के बाद एक ये अपडेट अब एक एक करके सब जारी कर रही हैं। इस स्पेस में सब बैंक आपको अच्छा लग रहा है ये भी बताइए, अगर किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदना हो तो।
देखिए, करूर वैश्य बैंक अगर पिछले 5 महीने का अगर ट्रेड देखते हैं तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन एक अच्छे अपमूव के बाद हो रहा है। यानी आप अगर उससे थोड़ा सा लंबे अरसे का चार्ट अगर देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली। यानी पिछले 2 साल में ये स्टॉक 20 रुपए का 110 रुपए तक ऊपर चला और अभी जो 4-5 महीने का कंसोलिडेशन है वो उसके बाद वाला कंसोलिडेशन। तो मुझे लगता है कि ये करंट लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा, इसमें वीकनेस तो नहीं बनता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का व्यू भी नहीं बनेगा क्योंकि एक इनडिसीजन व्यू है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर की तरफ बिकवाली बन रही है, नीचे की तरफ बाइंग आ रहा है। तो कंसोलिडेशन इसको होने देना चाहिए। जब भी ये ऊपर की तरफ 115 116 का जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करके ऊपर चलेगा, उसके बाद फ्रेश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। अब जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है उनके लिए ये कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस रखना बेहतर होगा। तो स्टॉप लॉस क्या लेवल्स पे बनेगा, तो 90 रुपए के आसपास इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। 90 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि प्राइस में आप करेक्शन देखने को मिलेगा। तो 90 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 115 116 का ये लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर में 150 से लेके 160 के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगेगा और थोड़ा टाइम है। कंसोलिडेशन मुझे लगता है और से 3 से 6 महीने और चलेगा। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अगर पीएसयू बैंक्स में अगर इन्वेस्टमेंट की राय बनानी है फ्रेश, तो मुझे लगता है कि पीएनबी एक अच्छा रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी, मैं पीएनबी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि पिछले 3-4 महीने में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला और जो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 45 46 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन जरूर हो सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 42 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। 42 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन कीजिए। व्यू जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो इसमें मुझे लगता है 55 से 60 के टारगेट्स बन सकते हैं। अगर उससे लंबा वाला अगर व्यू रखते हैं तो उससे भी बढ़िया से टारगेट्स बनेंगे। ध्यान रखिए 42 के स्टॉप लॉस से इसमें एक्यूमुलेशन है। ठीक है, तो 42 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लिहाज से पीएनबी खरीद सकते हैं। करूर वैश्य बैंक भी अभी जो नंबर्स आए उससे डरने की बात नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए योगेश जी ने भेजा है। सीएससी पर सवाल है इनका। 2700 शेयर्स इन्होंने 75 रुपए पे एंट्री की हुई थी और काफी नुकसान हो रहा है। सीएससी हम देख भी रहे हैं काफी टूटा भी था ये स्टॉक, लेकिन अब हाल फिलहाल में पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है। 67 पर अब आ चुका है ये स्टॉक। क्या सजेस्ट करेंगे रवि, सीएससी कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? आज तो पावर स्टॉक्स फोकस में भी है, ये स्टॉक भी आज हम देख रहे हैं करीब 1% 2% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। बट निवेश करने लायक शेयर दिखाई दे रहा है आपको, और इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे अगर इसका कुछ आइडिया दे पाए? 75 पर इन्होंने एंट्री की थी, थोड़े हायर लेवल्स पर। देखिए पूजा जी, पावर बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय जब आगे जो सीजन आने वाला है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे जो है वो मोमेंटम बन सकते हैं और पावर कंपनीज या फिर एनर्जीज कंपनीज की जो प्राइसिंग है वो काफी अपवर्ड हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक पे निकलने की राय दूंगा। 72 75 के लेवल तक का वेट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 63 का डाल लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस स्टॉक से एक बार निकल के अपनी ट्रेन बदलनी पड़ेगी और आप दिग्गज की तरफ जाएं। इस समय टाटा पावर ज्यादा अच्छा है। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है आप उस पर बिट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप रोलर कोस्टर राइड लेना चाहते हो तो आप अदानी पोर्ट की तरफ भी अदानी पावर की तरफ भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा हैवी हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है आप टाटा पावर की तरफ मूव कर जाएं। थोड़ा सा पुल बैक आता है तो एक बार निकलने की राय। ओके, यानी पुल बैक पे निकलने की सलाह है, आप टाटा पावर की तरफ मूव कर सकते हैं, सर अभी जी मानते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ किरण है महाराष्ट्र से। किरण पूछिए क्या सवाल है। नमस्ते सर, मेरे पास TFC है 200 शेयर है 68 के भाव पे, तो क्या करूं? 7 साल हो गए सर। सर किस भाव पे खरीदा है आपने? 68 के भाव पे। हाँ, निकल जाऊं क्या? जी 68 के भाव पे खरीदा हुआ है। रवि जी क्या लग रहा है? TFC इनके पास है, 68 के भाव पर है, खरीद भाव से ऊपर है, क्या करना चाहिए? यहाँ से और तेजी दिख रही है क्या आपको?
देखिए, सबसे विश्वमान जी इनका मुद्दा जो है, मेन सवाल जो है वो ये है कि 7 साल का इन्वेस्टमेंट है और उसने अभी तक कोई खास इनको रिटर्न दिए नहीं है। तो सबसे पहला मैं आपको कहूंगा कि जब भी इस तरह के लंबे रिटर्न्स आपको चाहिए और अगर एटलीस्ट स्टॉक रिटर्न ना दे रहा हो तो कम से कम डिविडेंड तो अच्छा दे। इसकी डिविडेंड यील्ड भी 1.5% है। मुझे ऐसा लगता है अगर स्टॉक में आप बने भी रहेंगे, अगर लंबा 6, 8 महीने, 10 महीने का व्यू या आगे 5 साल का व्यू रखते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। तो सजेशन होगा कि एक बार को इस स्टॉक की जगह मैं अदर स्टॉक सजेस्ट करता हूं, पर ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक खराब है। ये वापस से आपको 78 तक के लेवल दिखा सकता है और उन लेवल्स पर आप वापस से ईटी स्वदेश को कॉल कर सकते हैं, पूजा और विश्वमोहन से राय ले सकते हैं। लेकिन बट मेरा सजेशन होगा कि ऐसे में 2-3 स्टॉक्स ज्यादा फोकस के होते हैं जिनको आप डिविडेंड के स्टॉक कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, जैसे आरईसी है और कोल इंडिया है। इन दोनों स्टॉक्स की तरफ एक बार वापस रिविजिट करिए, देखिए। मुझे ऐसा लगता है 10 से 16% का डिविडेंड यील्ड और साथ ही स्टॉक की परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी है, उनकी तरफ मूव किया जा सकता है। बट ये प्योर आपका कॉल होगा। ठीक है। तो दूसरे स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। टीएफसीआई में इतने समय देने के बाद भी ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिए इस स्टॉक से कि कुछ बड़ा रिटर्न देगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आप लॉन्ग टर्म भी दे दें तो भी कुछ फ़ायदा जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि फंडामेंटल सही नहीं है। तो उसके सामने आपकी कुछ स्टॉक्स जो अभी रवि बता रहे थे, आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। चलिए मार्केट का एक चेक ले लेते हैं और मार्केट फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। हल्का लाल निशान में ज़रूर आया है इस वक्त। सेंसेक्स देखिए इस वक्त 80 अंक नीचे आ चुका है। निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है और बैंक निफ्टी भी अब ऊपरी यहाँ पर 18 अंक नीचे बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। अगर सेंसेक्स में ही बीएसई में चढ़ने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो ओएनजीसी है आज टॉप परफॉर्मर, 3.5% ऊपर है। जिस तरह से कच्चे तेल में आज हमने तेज़ी देखी, ये स्टॉक सुबह से ही फोकस में है। और ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं, उसके बाद ऑटो स्टॉक्स में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो ये आज ऊपर है, करीब 2 से 2.5% की तेज़ी दिखा रहे हैं। कोल इंडिया, एनटीपीसी ये भी करीब 1.25 से 1.5% की मजबूती आज दिखा रहे हैं। गिरने वाले शेयरों में एचयूएल आज नीचे है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स आज दबाव बना रहे हैं। इन्फोसिस और टीसीएस ये हल्के लाल निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। और सन फार्मा में भी कमजोरी है। एशियन पेंट्स में कच्चे तेल में जो तेजी आई, कुछ कंपनियों को फायदा मिलता है, लेकिन एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के लिए ये नुकसान की बात है क्योंकि उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़त होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स भी इस तेजी के चलते आज हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो आज टॉप परफॉर्मर है ऑटो और पीएसयू, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वही प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स और मेटल शेयरों में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये था बीएसई का एक्शन, एक छोटा सा अपडेट आपके लिए। वक्त है अगले दर्शक का सवाल लेने का। अनीता ने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। उनका सवाल सुप्रिया लाइफ साइंस पे है। 100 शेयर है उनके पास 360 रुपए के भाव पर। इस शेयर को अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में 60% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एपीआई का और सप्लायर भी है। रवि जी क्या लग रहा है, काफी इनको नुकसान हो रहा है, करीब करीब आधा रह गया इनके खरीद भाव से, क्या यहाँ तेजी की संभावना बन रही है? देखिए इस समय विश्वमोहन जी काफी डिसअपॉइंटिंग फंडामेंटल है। स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो कंटिन्यू कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको लॉस किया है और खास तौर से पैट ग्रोथ तो निगेटिव ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा लेट है। अगर इस तरीके के देखें तो इसके जो फंडामेंटल है उनमें चेंजेस जून 2022 से ही देखने को मिल चुका था। अब तो आप चौथा क्वार्टर वहां से देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना चाहिए। ज्यादा दिन स्टॉक को पकड़ के रखेंगे तो ये स्टॉक 130 से 120 की श्रेणी में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसे स्टॉक से निकलना चाहिए। हमने इसी शो के दौरान कई स्टॉक्स की चर्चा की है, जैसे डीसीबी बैंक की चर्चा की है, फेडरल बैंक की चर्चा की है, साथ में कोल इंडिया, आरईसी, उनकी तरफ मूव कर जाएं। अच्छे स्टॉक्स हैं, इस स्टॉक से अब एग्जिट बनता है। जो स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह रवि जी दे रहे हैं। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रवि जी और मंदार जामशन देकर बने हुए हैं। दोनों मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। तो लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं। पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा
पैसे का अब भी टेंशन मत लो। यूग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है, जो थे पीछे अब दौड़ रहे वो, सौगात जो ऐसी भाई है, चूल्हे घर घर सुलग रहे, अब बचत की बारी आई है। 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। हर थाल में रोटी भाजी है, एक नई सुबह फिर आई है। इंदिरा रसोई योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी किया जा रहा है, जिससे रसोई की संख्या 2000 तक की जा रही है। हर गली मोहल्ला गांव शहर अब जगमग जगमग रोशन है, खेतों में फसलें गमक उठी, फिर चेहरे पर उजियाली है। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली, 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली। माँ बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर और भला क्या जिम्मेदारी है, खुशियों ने अंगड़ाई है। 8000 आंगनबाड़ी, 2000 मिनी आंगनबाड़ी और 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हालात से लड़ने वालों के घर में भी बरकत आई है, बंधी हुई इस मुट्ठी में नई कनक फिर आई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। बचत बढ़त और राहत के संग प्रगति की तैयारी है, एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। Avalon Technologies Limited, one of the leading fully integrated electronic manufacturing services companies with a focus on high-value, precision-engineered products, now makes an initial public offer of equity shares with a face value of ₹2 each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of ₹415 to ₹436 per equity share. Opens 3rd April 2023, closes 6th April 2023. For risk factors and more details, refer to the Red Herring Prospectus. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कुछ और भी सवालों को क्विकली शामिल करेंगे। ट्विटर पर हमें सवाल आया है संदीप चौबे जी का। इनका सवाल है एलआईसी पर 80 शेयर 698 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है एलआईसी के। इस वक्त अगर देखें तो एलआईसी का स्टॉक 454 के आसपास कारोबार कर रहा है। आज हालांकि 2% ऊपर है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक गिरावट बनी हुई है। बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आई थी और हमने देखा था कि एलआईसी 700 के ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर टच करते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से जब 700 का लेवल टच किया उसके बाद फिर से एक गिरावट का ट्रेंड स्टॉक में शुरू हो चुका है और एक महीने में ही अगर देखेंगे तो करीब करीब 12% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और इस गिरावट में काफ़ी लोगों ने एंट्री की पुल बैक की उम्मीद से, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया एलआईसी में। रवि, एलआईसी क्या व्यू बन रहा है आपका? ये तो ऊपर चला भी था काफ़ी अच्छा, बट फिर से अब नीचे आ चुका है। रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो परेशान हो चुके हैं, स्टॉक में लोगों लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। क्या व्यू बन रहा है आपका एलआईसी में? अभी रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर कोई और स्टॉक में अपने निवेश को स्विच कर ले? देखिए पूजा जी, इस पे हमने बहुत से डिस्कशन किए हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार ये कहा है कि एलआईसी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेश से बिल्कुल बचें। 700-750 के बीच के जो लेवल हैं वो आप मान लीजिए, आपको जो आईपीओ में मिला वो अब नुकसान बुक करने के लिए एक लेवल ऐसा है जिससे कि आप कम से कम संतुष्ट रहेंगे। आपको बहुत से ऑप्शंस हम लोग देते रहते हैं, तो पहला स्टेटमेंट यही होगा कि फिलहाल एलआईसी आज जरूर 2% तेज है। लालच लुभाव में मत जाइए, पुल बैक आता है, अभी वापस थोड़ा 580 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन इस बार गलती मत करिएगा। अब जो लेवल आपको पहले 750 के निकलने को मिल रहे थे, अब वो 650 और 680 के हैं। अगर उन लेवल्स पर आता है स्टॉक से निकल जाइए, स्टॉक धीरे धीरे गिरता रहेगा। अगर उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बार बार सजेस्ट किया है, एलआईसी इंश्योरेंस की जगह आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भले आप पोजीशन स्विच कर लें। जिनको एलआईसी के जो भक्त हैं, जो एलआईसी को लगता है कि उनको इस पे बने रहना चाहिए। अगर दूसरे स्टॉक्स की चर्चा करें तो अभी हमने जो जिन स्टॉक्स की चर्चा की, जैसे आरईसी की चर्चा की, आपके कोल इंडिया की चर्चा की,
इन स्टॉक्स में अगर मूव करेंगे बेहतर रिटर्न मिलेंगे, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, बट आपको LIC से हर पुल बैक पे निकलना है और जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना तेज आपका जो है वो रिकवरी वापस हो सकेगा। इस स्टॉक में लॉस और बढ़ सकता है, तो पूरी तरह से कंप्लीट मेरा डिसीजन यही है कि आपको यहां से धीरे धीरे करके एग्जिट होना चाहिए। राइट। बिल्कुल रवि, पहले भी आपने बात की थी जब 700 750 के लेवल्स दिखने लगे थे, तब भी आपने कहा था कि निकल जाना सही रणनीति होगी। अब देखिए स्टॉक और नीचे आ चुका है और जैसा कि रवि बता रहे हैं कि अब और भी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, तो कोई भी पुल बैक मिले, कोई भी तेजी मिले, आज 2% ऊपर भी है, निकलने की कोशिश करिए धीरे धीरे LIC से। उसके बदले LIC हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा बेटर लग रहा है और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, आप वहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेंगे और पंजाब से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, विजय। विजय जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है ICICI बैंक के। आपकी आवाज आ रही है हमें जी। हाँ जी मैम, मैंने ICICI बैंक के शेयर लिए हुए हैं, 842 में 25 शेयर लिए हुए हैं। चलिए टाइम फ्रेम ये नहीं बता पाए हैं LIC में, लेकिन 842 के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री की और इस वक्त 870 पर कारोबार कर रहा है, तो एंट्री लेवल तो अच्छा है इनका। यहाँ पर इन्होंने जिस लेवल पर एंट्री की उसके बाद तेज़ी भी दिखाई दी स्टॉक में। हालांकि आज स्टॉक हल्के लाल निशान में ट्रेड ज़रूर कर रहा है, लेकिन इनके खरीदारी का जो लेवल है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त। मंदार, अब तो हम बैंकों के लिए कह भी रहे हैं कि अब ये जो समय आ रहा है वो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए ही है, जो एक के बाद नतीजे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं क्वार्टरली अपडेट भी जो जारी कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है स्पेशली लार्ज कैप बैंकों के। ICICI बैंक में क्या कोई दिक्कत नज़र आ रही है आपको? इनके बाइंग प्राइस सही है और स्टॉप लॉस भी सुझाइए, अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है हो इनका तो स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें। पूजा जी देखिए, मुझे ICICI बैंक में दिक्कत तो कुछ नहीं नज़र आ रही है। स्टॉक एक अच्छे खासे स्टेडी अप मूव में ट्रेड कर रहा है, करेक्शन होता है फिर से ऊपर चल देता है, इस तरीके का ये मूव है। अब पिछले 3-4 महीनों से करेक्शन मोड में है, ज़रूर है। 950 से स्टॉक 800 तक नीचे करेक्ट कर चुका है, तो मुझे लगता है करेक्शन भी डन है। 830 और 790 ये जो लेवल्स हैं, ये स्टॉक में अच्छे खासे सपोर्ट्स बनते हैं, तो इनके लिए स्टॉप लॉस की राय रहेगी 780 का। तो 780 का स्टॉप लॉस आप पोजीशन बनाए रखिए। 780 के स्टॉप लॉस से 780 का स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ ट्रिगर हो जाता है तो ही दिक्कत वाली बात है, जब तक नहीं होता है तब तक कुछ चिंता वाली बात है नहीं। सपोर्ट को भी ये बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रही है। जो 830 और 790 का जो लेवल है, मल्टीपल टाइम्स यानी पिछले 3 महीनों में 2-3 बार तो यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है, तो प्राइस इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टेडी पोजीशन बनाए रखिए। अगले 2 से 3 साल का व्यू है तो आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा होगा। शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो मुझे लगता है यानी 6 महीने का अगर व्यू है तो ऊपर में 950 का भी इसमें टारगेट बन सकता है, तो वहां पे रिव्यू भी कर सकते हैं। फिलहाल 780 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ICICI बैंक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं फिर तो सोचने वाली ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। लार्ज कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, बट अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो फिर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए और होल्ड कर सकते हैं आप इस शेयर को। अगला सवाल ले लेते हैं और ये व्हाट्सएप पर हमें आया है वीरेंद्र अग्रवाल जी का। इनका सवाल है, अनूप इंजीनियरिंग में 50 शेयर्स 1090 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है अनूप इंजीनियरिंग को, और इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक 1035 पर कारोबार कर रहा है। इनके लेवल से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, बट हमने देखा था अनूप इंजीनियरिंग में हाल फिलहाल में काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिली थी। आज भी स्टॉक करीब 3% ऊपर है और हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में ही करीब 80 अंक चला भी है ये स्टॉक, और 6 महीने का भी अगर ट्रेंड देखें एक बार आपको दिखाएंगे तो 22% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी। बीच में 1000 के ऊपर गया था, 1100 के ऊपर भी गया था ये स्टॉक, उसके बाद थोड़ा नीचे आया लेकिन फिर से अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से। अनूप इंजीनियरिंग, रवि कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और काफ़ी चली भी है। अनूप इंजीनियरिंग के स्टॉक में हमने देखा अच्छी रैली भी देखने को मिली, बट इन स्तरों पर थोड़ा हाई लेवल्स पर लग रहा है कि इन्होंने एंट्री ले ली है। क्या सही लग रहा है आपको? होल्ड करने के लिहाज से सही है या फिर निकल जाएं?
देखिए, इस समय 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी चल रही है। ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप 114 करोड़ का करीब टोटल इनकम रहा है और उसके अगेंस्ट में अगर पैट देखते हैं तो 13 करोड़ के करीब, यानी करीब 13 से 14 करोड़ का कांस्टेंट प्रॉफिट इन्होंने दिया है। शेयर प्राइस थोड़ा सा ओवर बॉट सिचुएशन में लग रहा है। काफी हद तक जो चार्ट पे भी जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो थोड़े से अग्रेसिव तरीके से दिख रहे हैं। तो ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक 1100 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। अगर इन लेवल्स पर आता है तो एक बार को एग्जिट करिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि इसमें एक अच्छा करेक्शन ड्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो 800 और 750 के लेवल एक बार को दिख सकते हैं, लेकिन अभी का मोमेंटम तेज है। 1100 पे एक एग्जिट करने की राय होगी। रही बात अभी करंट लेवल चल रहे हैं, तो अगर जब भी 980 950 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा सा इसके जो है वो ग्रहण लग सकता है इस स्टॉक में और एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस 980 990 के बीच का आप रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए और 1100 के लेवल्स के आसपास अगर ये स्टॉक आपको दिखता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए स्टॉक से, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक अभी तेजी में है लेकिन थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि तेजी तो आई थी बट ऊपरी स्तरों से करेक्शन भी हमने देखा, तो और करेक्शन आ सकता है, उसके पहले निकलने की कोशिश कीजिए अनूप इंजीनियरिंग से। आगे बढ़ते हैं और जयपुर से हमारे साथ रवि जुड़े हैं अगले दर्शक। रवि नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मैं AWL 171 क्वांटिटी होल्ड करता हूँ, एवरेज रेट 400 रुपीज। तो आगे के लिए क्या प्रोजेक्शन रखना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्योंकि रेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रहे हैं और कुछ भी पॉजिटिव न्यूज भी नहीं मिल रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? कब से होल्ड कर रहे हैं आप अडानी विल्मर को? जी 2 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ मैं। और ये 400 एवरेज प्राइस इनकी आ चुकी है। मंदार क्या सजेस्ट करेंगे? अडानी विल्मर होल्ड करने लायक शेयर है या फिर निकल जाए? अभी एवरेज कॉस्टिंग की 400 पर ऑलरेडी आ चुकी है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है अभी फिलहाल। एक तेज़ी के लिए अभी भी रिस्क ले सकते हैं या फिर निकल जाना समझदारी होगी? पूजा जी देखिए, मुझे लगता है कि पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए AWL के केस में, और ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बेस बना रहा है। यानी इसमें जो हमें बिकवाली देखने को मिली हाइडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद, वो तो मुझे लगता है कि रुक गई है, उसमें अब दिक्कत वाली बात है नहीं। अब करंट लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। 320 350 ये सपोर्ट बनता है इस स्टॉक के लिए, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 470 से लेके 490 इस तरीके का रेजिस्टेंस बैंड है। तो 100-150 पॉइंट का रेंज है कि जिसमें ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो ये दो लेवल्स का यूज करके इसके बीच में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। यानी 350 के आसपास आता है तो आप बाय कीजिए, आपका 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में ये चलता है 450 470 तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए। इस तरीके का शॉर्ट टर्म व्यू से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरी राय रहेगी 300 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। फिलहाल स्टॉक बेस बना रहा है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये 470 490 का, ये जब ब्रेक करेगा तब आपको इसमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलने वाला है। तो ये जो बेस बनाने की फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन होता है, ये कम से कम 3 से 6 महीने का होता है शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो 3 से 6 महीने ये व्यू बनाए रखिए कि यही लेवल्स पे ट्रेड करेगा। जब भी ये 470 490 ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए, तब हम इसे रिव्यू जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 300 का स्टॉप लॉस रखना है और होल्ड करना है। ये है सजेशन अडानी विल्मर पर। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन एक ऊपर की तरफ तेजी दिख सकती है स्टॉक में। थोड़ा समय दीजिए और मुनाफे के लिए अभी भी आप वेट कर सकते हैं अडानी विल्मर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। जो भारी करेक्शन आना था वो आ चुका है। धीरे धीरे करके एक तेज़ी ज़रूर आएगी स्टॉक में, लेकिन समय दीजिए आप। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये ट्विटर पर हमें भेजा है विजय वर्मा जी ने, और इनका सवाल है येस बैंक पर। क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली हुई है स्टॉक की, 4000 शेयर्स हैं और 22 रुपये पर लिया हुआ है, और नुकसान भी इनको हो रहा है। येस बैंक एक
काफ़ी ऊपरी लेवल पर ले लिया इन्होंने। 22 के आसपास इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की और देखिए वहाँ से नीचे आ चुका और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं येस बैंक इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। रवि, येस बैंक सही लग रहा है आपको बने रहने के लिहाज से या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? नुकसान भी देखिए 28,000 के आसपास का नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि क्वांटिटी भी भारी ली हुई है। अक्सर हम देखते हैं येस बैंक में क्योंकि छोटा शेयर है, छोटी प्राइस का शेयर है, इस वजह से लोगों ने एक पुल बैक की उम्मीद से भारी क्वांटिटीज़ भी लेके रखी हुई हैं, बट यहाँ नुकसान भी फिर उनको काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। येस बैंक आगे के लिए कैसी लग रही है आपकी कंपनी? क्या आउटलुक शेयर करेंगे? देखिए पूजा जी, मैं आपके जब भी शो पे रहता हूँ इस तरीके के सवाल आते हैं तो 3 शेयर के 2 शेयर जरूर आपको सजेस्ट करता हूँ। एक तो आपने ले ही लिया यहाँ पर कि इस समय येस बैंक है, जेपी पावर है और साथ ही आइडिया। इन स्टॉक्स ने बहुत से लोगों के जो जिंदगी है उसको परेशान कर रखा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ये शेयर अट्रैक्शन में आ जाते हैं। बार बार आपको लगता है कि 10 रुपए का चल रहा है, मैं बड़ी क्वांटिटी ले लेता हूँ, प्रॉफिट आ जाएगा। और अब देखिए क्या हुआ, लालच आपको बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित कर रहा है और जो स्टॉक है वो भी अभी कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं है। सर, ये यूट्यूब और जो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बड़े बड़े पंडितों के शामिल होकर के फॉलो करते हैं, प्लीज बंद कर दीजिए। चुपचाप सीधा सीधा ईटी स्वदेश को देखिए, ये आपको ज्यादा अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती है। रद्दी स्टॉक से हम दूर बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके के स्टॉक्स पे बहुत सी न्यूज आती हैं कि अब ये डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा और लोग फंस जाते हैं। इस स्टॉक से आपको अभी फंसे हुए हैं 17-18 रुपए के पास तक आता है, एग्जिट कर जाइए। पाप जितना जल्दी कट जाए उतना ज्यादा अच्छा है और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करिए जिनकी हम चर्चा करते हैं। और आपके माध्यम से वर्मा जी सभी को इस तरीके के स्टॉक से दूर रहने की राय दीजिए, क्योंकि जेपी पावर आप देख लीजिए, टाटा इस समय आप आइडिया को देख लीजिए, बार बार इनमें न्यूज आती है। पीएनबी बैंक भी एक एग्जांपल है, 250 रुपए का स्टॉक 40 रुपए हो गया है, थोड़ा सा पुल बैक करेगा, 75, 80, 60 तक आता है, लोग चालू हो जाते हैं वापस बाय करना। बट फंडामेंटल खराब हैं, टाइम बहुत लगेगा, अभी रुक कर निवेश करना चाहिए जब तक डेवलपमेंट नहीं होता। मेरे हिसाब से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए और जिन लोगों ने ले रखा हो उनको भी इससे दूरी बनानी चाहिए। फंडामेंटल कोई स्टोरी नहीं है। ये जो भी स्टॉक नाम लिए, हमें अक्सर इन शेयरों से जुड़े सवाल आते हैं क्योंकि प्राइस कम है, छोटे अमाउंट का स्टॉक होते हैं ये सभी, इसलिए भारी क्वांटिटी में ले लिया जाता है। लेकिन आपको बार बार बताया जाता है कि फंडामेंटल कुछ नहीं है इन कंपनियों में। खबरों के दम पर यहाँ पर एक्शन दिख गया तो दिख गया, और अगर आप खुशनसीब हुए तो आपको मुनाफा भी हो जाएगा। बट बड़ी क्वांटिटी और ऊपरी स्तर पे एंट्री करने का सही समय नहीं है अभी इन स्टॉक्स में। जब ऐसा होगा तो हम आपको शो के माध्यम से बताएंगे भी, उसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई भी फ़ायदा अब जल्द ही मिलने की तो उम्मीद नहीं बताई जा रही है। कोई भी उछाल आए, निकलने की कोशिश करिए येस बैंक से। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ऑटो कंपनियों पर। और ओवर द वीकेंड हमने देखा कि ढेर सारी ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी आए। कुछ कंपनियों ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन भी किया है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जिनके नंबर्स आए हैं और कैसे रहे हैं नतीजे, ये भी एक बार देख लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हम लोग जो है सेगमेंट वाइज जाते हैं। सबसे पहले जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट देखें तो ओवरऑल स्टडी सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं मार्च के महीने में, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है यहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। अब याद रखें इसके 2 रीज़न है। एक है कि प्री बाइंग हो रही है क्योंकि प्राइस हाइक्स होने वाली हैं आपके आरडीए नॉर्म्स को लेकर, अंडरलाइंग डिमांड में भी स्ट्रेंथ देखने मिला है। लेकिन अब वहीं पे अब अगर ट्रैक्टर्स को ले सेपरेटली तो यहाँ पे सेल्स तो स्टडी हैं, लेकिन थोड़ी अनसीजनल रेनफॉल भी हुई है, उसके कारण जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट और सेंटिमेंट्स रूरल में देखने मिली है। और इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है 2 कंपनी हीरो और टीवीएस, इन दोनों के आंकड़े देखें तो नतीजे से बेटर आए हैं मंथ ऑन बेसिस के ग्रोथ पे। हालांकि एक चीज़ याद रखिए, जो एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेंड आ रहा है 2 व्हीलर्स का, वो अभी भी प्रेशर में है। ऑफकोर्स ग्लोबल मैक्रो रिस्क इसका मेन रीज़न है। और अगर FY23 एज अ होल ईयर देखें परफॉर्मेंस वाइज तो यहाँ पे 3 अहम नाम आते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड सेल्स आए हैं।
मारुति, आयशर का रॉयल एनफील्ड और टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। मार्च के अगर नंबर्स की बात करें तो सीवी सेगमेंट में भी आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स में भी 63% टू 28% का ग्रोथ देखने मिला है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो है स्ट्रेंथ दिखा रही है। हालांकि ज़रूर जो है एक चीज़ कहेंगे कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है यहाँ पे भी जो है अभी पूरी रिप्लेसमेंट डिमांड में पूरा तरह पिकअप लेकिन अभी तक नहीं देखने मिला है, क्योंकि अभी भी एंटिसिपेशन हो रही है प्राइस हाइक्स की। और आज ही जो है मारुति के अभी वेटेड एवरेज बेसिस पर ऑलमोस्ट 1% का प्राइस हाइक जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बिल्कुल, तो ये हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। पैसेंजर व्हीकल स्पेस अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा निराश किया है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल ने शानदार प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर बिक्री में भी हमने देखा है स्कॉट्स में का प्रदर्शन अच्छा रहा है और टू व्हीलर स्पेस में भी एक सरप्राइज देखने को मिला है। रवि, आज के बाजार में हम देख रहे हैं कि मार्केट तो ओवरऑल सपाट है, लेकिन ऐसे में ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स आज चल रहे हैं। स्पेशली हीरो मोटो देखिए 3% ऊपर, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स यहाँ पर करीब 2 से 2.5% की तेजी आज देखने को मिल रही है। ये जो ऑटो बिक्री के नंबर्स आए हैं, इनको आप कैसे रीड कर रहे हैं और इन नंबर्स को देखते हुए क्या व्यू बन रहा है आपका? कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर? देखिए पूजा जी, बिक्री के आंकड़े जो हैं वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव साइड ही नोट मुझे लगता है, और खास तौर से चाहे ऑटो कंपनीज हो या ऑटो पार्ट्स, इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी भी अगर आप गाड़ियों की वेटिंग देखिए तो वो साफ साफ दर्शाती है कि भारत की जो सेल्स, ऑटो सेल्स है, वो अभी आगे आने वाले 6 महीने तक काफी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा मार्केट की वोलेटिलिटी का फर्क जरूर देखने को मिल सकता है। मारुति शेयर पे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उस पे अगर इस बार अप्रैल एंड तक टारगेट देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार 8800 के लेवल टेस्ट कर सकता है और अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 8200 के ऊपर जब तक है तब तक एक बाइंग मोमेंटम ये बना रहेगा। टाटा मोटर की भी एक बार को टारगेट के हिसाब से इसी हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 450 के लेवल वापस टाटा मोटर टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा भी करेक्शन आता है। 400 एक ऐसा लेवल है जिसपे मैंने कई बार रिकमेंडेशन दी है, और अभी के हिसाब से भी रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं तो आप 400 को, आप 405 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं और 450 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दिग्गजों में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑटो पार्ट्स की कंपनियां थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जैसे रिको ऑटो है या फिर मुंजाल ऑटो है। इनमें थोड़ा मोमेंटम जो है वो रिजल्ट को लेकर के स्टॉक स्पेसिफिक में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है व्यू ऑटो स्टॉक्स पर। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आप इसमें नजर रख सकते हैं। आज देखिए मुंजाल ऑटो जैसे स्टॉक्स 4 से 5% की मजबूती दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी नजर रख सकते हैं। और दिग्गज ऑटो कंपनी भी अच्छी लग रही है इन स्तरों पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इंस्टाग्राम पर हमें सवाल आया है समीर जी का। इनका सवाल पहला ले लेते हैं, सेल। 2 स्टॉक्स इन्होंने भेजे हैं। पहला सेल पर इनका सवाल है, 2500 शेयर्स 119 पर इन्होंने लिया हुआ है। ये तो काफ़ी पहले की खरीद लग रही है इनकी, 119 पर अगर इन्होंने लिया हो तो, और वहाँ से तो स्टॉक नीचे काफ़ी आ चुका है। हालांकि मंदार, आपसे समझना चाहेंगे, सेल पर राय दीजिए। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं ये इसी जोन में ही 5 से 10 रुपए के जोन में ही कारोबार कर रहा है। 75 से 86 का रेंज ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जिनकी खरीदारी इतने ऊपरी लेवल पर है, 100 रुपए के ऊपर जिन्होंने लिया हुआ है, अब वो क्या करें? क्योंकि इन्हें तो भारी नुकसान हो रहा है, करीब 80,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। क्या करें? सेल में बने रहना सही होगा या फिर धीरे धीरे मुनाफा जो भी नुकसान है वो बुक करें और दूसरा स्टॉक में निवेश करें? पूजा जी, आपने सही कहा कि ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब स्टॉक अभी तक वीक नहीं हुआ है। जब तक नीचे का अगर ये बॉटम नहीं बनाता है तब तक इसमें वीकनेस नहीं होगा। कंसोलिडेट कर रहा है तो कंसोलिडेशन में बाइंग सेलिंग इक्वल होता है। तो ये रेंज जो है, ये रेंज एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो उसके बाद इसमें एक अपमूव जरूर, एक अगला वाला ऊपर वाला टारगेट इसमें जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल 80 और 90, 90, 95 इस तरीके का ये रेंज है। तो मेरी राय रहेगी कि फिलहाल तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 73 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए। 73 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ऊपर में ये 95 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ऊपर में 110, 115 के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। तो आपका खरीदी भाव है कम से कम वो तो आ सकता है, वहां पे रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल 73 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है।
ओके, तो फिलहाल होल्ड करिए और उछाल मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर देना पड़ सकता है। बट ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए सेल में। अगला सवाल इनका है पीईएल पर। 260 शेयर्स इन्होंने 954 पे लिए हुए हैं और यहाँ पर भी इनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है पीईएल के स्टॉक में। एक बार देखना होगा कि ये खरीदारी इनकी कब की है। ये 2022 के आसपास के लेवल्स इनके लग रहे हैं। चलिए इस पर राय ले लेते हैं, क्योंकि नुकसान तो इनको काफ़ी हो चुका है। पिरामिड इंटरप्राइजेस हम देख रहे हैं जब से डीमर्जर हुआ है तब से स्टॉक में लगातार एक गिरावट का ही ट्रेंड हम देख रहे हैं और इनको भी करीब 70,000 से ज़्यादा का नुकसान पिरामिड इंटरप्राइजेस में हो रहा है इस वक्त। तो दोनों ही स्टॉकिंग के, दोनों जो होल्डिंग है सेल, पिरामिड इंटरप्राइजेस, दोनों में भारी नुकसान ये झेल रहे हैं। रवि क्या सजेस्ट करेंगे? स्टॉक सिलेक्शन तो इनका कुछ ठीक से हो नहीं पाया है, अभी क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाएं? और कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएं जिससे कि इनके नुकसान की जो भरपाई है वो तेजी से हो सके। पूजा जी, इन्होंने कब खरीदे ये स्टॉक, इन्होंने कुछ बताया है? नहीं, वो तो मेंशन नहीं किया है, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या सजेस्ट करेंगे? ये 951 के लेवल्स दिख रहे हैं, 954। देखिए जी, वैसे पूजा जी मैं दोनों स्टॉक्स पे एक बार को अगर देखता हूँ, जैसे अगर पहले सेल की चर्चा कर लूँ क्योंकि मंदार जी ने उसका आंसर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने 110 अगर अप्रैल से 22 एक साल हो गए इनको खरीदे हुए, और अगर एक साल में खरीदा तो स्टॉक में फिलहाल इनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि डिविडेंड यील्ड इसका 11% है। तो 10-12% का एक करेक्शन इसी वजह से आप एक 10 रुपए का करेक्शन आपको इसी वजह से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट के करीब डिविडेंड के बाद होगा स्टॉक, और आगे भी डिविडेंड अच्छा है। तो मुझे लगता है सेल में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मंदार जी के लेवल्स के आसपास आ गया तो आप वापस एक जो है वो आपको 20% का गेन यहाँ पर बनेगा। तो बिल्कुल सेल को कंटिन्यू रखें। पीरामल से जरूर यहाँ पर निकलने की राय होगी, थोड़ा करेक्शन फेज में है, पुल बैक दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक से निकलकर, जैसे हमने चर्चा करी थी, अगर आपको पूजा जी याद हो, कोल इंडिया एक मैंने बेहतर ऑप्शन दिया था जो स्टॉक अच्छा है, और चूंकि ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मुझे लगता है कोल इंडिया या फिर आरईसी, इन दोनों स्टॉक्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं। लेकिन सेल को बिल्कुल सेम कंटिन्यू रखें क्योंकि मंदार जी के लेवल भी आएंगे और मुझे ऐसा लगता है साथ में डिविडेंड भी मिलेगा, दोनों फायदे आपको मिलेंगे। तो सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। पिरामिड इंटरप्राइजेस से निकलने की कोशिश कीजिए। कोल इंडिया, आरईसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक बताए जहां पर कि आपके जो नुकसान की भरपाई है वो हो सकता तेजी से हो सकती है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है उसका भी फायदा आपको मिलेगा। लेकिन इस स्टॉक से फिलहाल निकलने की सलाह दी जा रही है, ज़्यादा नुकसान ना बढ़े आपका इस वजह से। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। रवि जी, मंदार जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंपनी को कवर कर लेते हैं हम। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुला है और उनके मैनेजमेंट से हमारी बात हुई है। इशू के जरिए आपको बता दें कि करीब 390 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी और प्राइस बैंड जो है वो 414 से 436 रुपए के बीच है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस से जुड़ी इस कंपनी है। तो कंपनी के कारोबार को और विस्तार से समझ लेते हैं और आईपीओ के बाद कंपनी की क्या कुछ योजनाएं हैं ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी जुड़े हैं, कुन अहमद बिच्चा, और कंपनी के सीएफओ आरएम सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो सुब्रमण्यम जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि फ्रेश इशू के जरिए जो रकम जुटाएंगे उसमें से 145 करोड़ जो जुटाएंगे आप, उसका इस्तेमाल आप अपने कर्ज को कम करने में करेंगे। और नवंबर के अंत तक हमने देखा कि कंपनी के बुक्स में जो कर्ज है वो करीब 300 करोड़ के आसपास का है। तो ये जो रकम आप जुटा रहे हैं उसके ज़रिए आपके कर्ज में कितनी कमी आएगी और आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप, कितना कर्ज कंपनी के बुक्स पर रहेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं I'll answer that. पहले I'll explain the rationale for the IPO. Today we are seeing a substantial growth momentum in with all the global happenings in terms of geopolitics in China plus one. We are seeing a huge growth momentum, and we want to make sure as a company we are fully funded for that. That's the primary reason for the fundraise. And in terms of primary, we are trying to raise about 320 crores, and in this 320 crores, 145 crores is meant for debt reduction or prepayment of debt.
and 90 is about for working capital. Today, as you rightly said, November 22, the net debt is about 300 crores, out of which 145 crore will be used for debt reduction. And again, this will lead to about 50% of the debt coming down and leading to the interest cost saving as well. Just moving on to the working capital, we are a capital light business in terms of fixed assets, but a working capital intensive business. On a steady state, we will normally have about 60 to 90 days of working capital, net working capital. Today, it's slightly elevated because of the inventory and chip shortage. This is about 120 days in terms of days of number of sales. We hope as we move on down the line, we are seeing the early signs of easing of the chip shortage and component. With that, probably 6 to 12 months down the line, we should get back to the normal steady state. कुन अहमद जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब सप्लाई शॉर्टेज की अगर बात करें तो आपकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर, जिस पर कि हम सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कतें भी हमने हाल फिलहाल में देखी है। अभी कैसी देख रहे हैं आप सप्लाई चेन के फ्रंट पर? क्या जो दिक्कतें थी वो कम होते हुए नजर आ रही हैं? So, आप तो बात कर रहे हैं सप्लाई चेन बहुत मुश्किल है। लास्ट 3 years it has been very difficult, but what we are seeing is the end of that. We believe that in 6 to 12 months it will normalize. So if you look back 12 months back, we had serious concern on when the integrated circuits will come, not only for us but for the whole industry as such, worldwide. But today a lot of that is happening. And it's still not gone away, but we would say 30 to 40% of the problem still is there, and we would anticipate that to be comfortable 6 to 12 months from now. सुब्रमण्यम जी, मार्केट मार्जिन को लेकर आपसे आउटलुक समझना चाहेंगे। आपके यूएस और इंडिया कारोबार की बात करें तो करीब 4 मेजर यूनिट्स हैं, तो किस तरह के मार्जिन आप वर्कआउट कर रहे हैं? यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में स्पेसिफिकली बताइए। Our major units, about 4 major units are there. 2 of them in Chennai, 1 in Bangalore, and 1 US में है. Okay. And in terms of production, we are about 80% production is based out of Chennai, of India, and 20% is based in US. Whereas the market-wise, about 62% of our market is US based, and the remaining 38% is India and growing. That's in terms of how broadly we are structured in. Margin-wise, if you look at it in terms of India, today what you're seeing in a consolidated P&L balance sheet is weighted average 1, and India is higher than that, and US will be lower than that, the US cost structure being higher. Having said that, our business model is about having a US front end, which is a very unique differentiating factor when compared to the rest of the peers in EMS companies in India. That gives us an advantage in terms of acquiring new customers. And we will maintain this front end in terms of keeping the minimal approach in terms of production and the final assembly there. So that gives us advantage in terms of growing market. ऑलराइट, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और कंपनी के आगे की स्ट्रैटेजीज पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे एवलॉन टेक के मैनेजमेंट, इनका आईपीओ आज से खुल चुका है और इस पर हमारी नज़र रहेगी, इसका प्रदर्शन कैसा रहता है इस पर हमारी नज़र रहेगी आज से लेकर 6 अप्रैल तक। अगर आपको आईपीओ में पैसे लगाने हो तो आप लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक